Hello everyone. Today we are going to discuss some new topics of our chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Earlier we were discussed about the ruling time period of नेपोलियन बोनापार्ट कि किस किस तरीके से उसने अपना रूल वहाँ पे कंटिन्यू किया, किस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और कैसे उसने यूरोप के डिफरेंट नेशंस को डिफरेंट एरियाज को कंकर करने के लिए जो आर्मी मेंबर्स थे उनको भी फोर्स करना स्टार्ट कर दिया. इट मीन्स दो तरह के पोर्शन हमने डिस्कस किए अबाउट द नेपोलियन बोनापार्ट. फर्स्ट वो पोर्शन जहाँ पे नेपोलियनिक कोड आने की वजह से पीपल फील दैट नेपोलियन इज अ गुड रूलर, जब उनको ये फील हुआ. और अदर पार्ट जिस केस में नेपोलियन ने कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन सेटअप की जिसकी वजह से ये फील हुआ दैट नेपोलियन इज नॉट अ प्रॉपर और अ गुड रूलर फॉर द यूरोप. सो आज के हमारे टॉपिक्स हैं. द फर्स्ट वन इज अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815. 1815 के बाद जो नया कंजर्वेशन सिस्टम सेटअप हो चुका था. कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जो लोग ट्रेडिशनल पीपल, ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव्स. तो कंजर्वेशन का जो टाइम पीरियड था 1815 का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन द रेवोल्यूशनरीज, किस किस तरह के मेन रेवोल्यूशंस उस टाइम पे जो चल रहे थे उनमें कौन कौन से रेवोल्यूशनरीज ने अपना मेन रोल प्ले किया, पार्ट दिखाया. द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेकर 1848 तक के टाइम पीरियड में किस किस तरीके से डिफरेंट रेवोल्यूशंस डिफरेंट टाइम्स पे होते रहे. एंड लास्ट थिंग ऑफ टुडेज टॉपिक, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. किस तरीके से आर्ट को, कल्चर को, रोमांटिसिज्म को कनेक्ट कर दिया गया नेशनल फीलिंग को डेवलप करने के लिए. So these are the four topics which we will discuss today. So let us start our topic with the first point, that is a new conservatism or a new conservation after 1815. So the first point which is related to this topic is that after the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by a spirit of conservatism, because in 1815 Napoleon Bonaparte was defeated by the European powers. It means 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर दिया गया था. He was defeated. Now after the defeat or the situation which occurs in 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट, अब किसने डिफीट किया नेपोलियन बोनापार्ट को? यूरोपियन गवर्नमेंट ने. सो आफ्टर दिस यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय a spirit of conservatism. It means नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट करने के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट सेटअप हुई उन सभी ने कौन सा सिस्टम फॉलो किया? कंजर्वेटिज्म, विच इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग्स ऑफ ट्रेडिशनल व्यूज. जो लोगों के पहले पुराने व्यूज थे कि जिस तरीके का सिस्टम होना चाहिए. इट मीन्स बेसिकली जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो न्यू चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. उनके अकॉर्डिंग न्यू चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जिस तरीके का सिस्टम फॉलो होता हुआ आ रहा है, दैट इज द बेस्ट सिस्टम. उनके अकॉर्डिंग वो सबसे अच्छा सिस्टम है, तो उसमें कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. It means इनके अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग पोर्शन था प्री रेवोल्यूशनरी डेज का, ये ज़्यादा उसके फेवर में नहीं थे, बिकॉज इनको डेवलपमेंट की, नए चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है या इसके फेवर में नहीं होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देम मॉडर्नाइजेशन मीन्स, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन भी क्या है? चेंजेस जब आ रहे हैं तो वो भी किसके अकॉर्डिंग है? टू स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस. उन्हें लगता था दैट मॉडर्नाइजेशन जो टर्म है कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग, दैट इज रिलेटेड विद
or to strengthen traditional institutions. मीन्स उनके अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग ही यही है, जैसे कि मोनार्की है उसी तरीके के जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप होते हुए हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मोनार्की जो है वो हमारा एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है. तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, कंजर्वेटिज्म के लिए यही मॉडर्नाइजेशन था. इट मीन्स बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव्स हैं वो चेंजेस के लिए पॉजिटिव नहीं थे. Now the next point is that with the change or the European powers when they control or defeat Napoleon Bonaparte, there was a meeting, because जब भी कोई गवर्नमेंट रन करता है, नया सेटअप लेकर आता है, तो उस टाइम पीरियड में वो गवर्नमेंट के लिए कुछ नए डिसीजंस भी लेता है. तो उन्हीं डिसीजंस के लिए एक मीटिंग हुई वेना में. ये मीटिंग किसने की? ये मीटिंग सेटअप की गई 1815 में, इस डिफीट के बाद जब नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया. और इस मीटिंग को करने वाले कौन थे? यूरोपियन पावर्स. यूरोपियन पावर्स. अब यूरोपियन पावर्स में यहाँ पे कौन कौन सी पावर्स आ जाएंगी? ब्रिटेन है, रशिया है, प्रूशिया है, ऑस्ट्रिया, जिन सभी ने कलेक्टिवली नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया. उन सभी को यहाँ पे हम कलेक्टिवली क्या नेम दे रहे हैं? यूरोपियन पावर्स. तो अब इन सभी पावर्स ने जब नेपोलियन को डिफीट किया, तो अब नेक्स्ट जो सेटलमेंट होने वाला था, एक मीटिंग जो होती है जब कोई डिफीट होता है, कोई विक्ट्री करता है, तो उस टाइम पे एक मीटिंग सेटअप होती है नए सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए. सो यहाँ पे एक मीटिंग हुई वेना में, ताकि आगे के डिस्कशंस को फाइनलाइज किया जाए. अब जैसे ही ये मीटिंग कंप्लीट हुई, तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिलेट कर रहा है आपका कंजर्वेशन से. सो जो कंजर्वेटिज्म जो टर्म है आपकी, उस टर्म के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो नहीं होंगे. इट मीन्स डिफीट करने के बाद फिर से किन चीजों पे फोकस हो गया? बर्बन डायनेस्टी जो यहाँ पे पहले सेटअप थी. इट मीन्स अब फिर से कंजर्वेटिज्म जो था, कंजर्वेटिव जो थे, वो ये चाहते थे कि बर्बन डायनेस्टी, जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे डिपोज कर दिया गया था, इट मीन्स जिसको फिनिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था पोजीशन से, उसी बर्बन डायनेस्टी को री एस्टेब्लिश कर दिया जाए या फिर उसको रीस्टोर कर दिया जाए. और जो भी इसके साथ साथ एक और डिसीजन भी यहाँ पे फाइनलाइज हुआ कि फ्रांस ने जो भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर कंट्रोल की थी, वो सारी जो टेरिटरीज हैं वो सभी फ्रांस अभी लूज कर देगा, उनको वापस से फ्री कर देगा. बिकॉज वो नेपोलियन बोनापार्ट की स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि यूरोप को कैसे धीरे धीरे करके कंट्रोल करना है, कंकर करना है. तो ये डिसीजंस यहाँ पे लिए गए दैट फर्स्ट बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, उसे रिस्टोर किया गया. प्लस फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. जो नेपोलियन के अंडर उन्होंने ली थी डायनेस्टीज, उन सभी को टेरिटरीज को फ्री कर दिया गया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ एक चीज पे चेंजेस नहीं हुए जिसको अनटच्ड रखा गया, दैट इज जर्मन कॉन्फेडरेशन, जिसको नेपोलियन ने सेटअप किया था, जो कि 39 स्टेट से बनी थी. इसे अनटच्ड रखा गया बिकॉज ये पॉजिटिव चीज थी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए. इसके अंडर नेपोलियन ने वेट्स के सिस्टम को नॉर्मल किया था, करेंसी को कॉमन कर दिया था, जिससे ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी. तो इसको अनटच्ड रखा गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए. दिस वॉज अनटच्ड, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. नाउ आफ्टर दिस ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म ऑल्सो. अब ये लोग कैसे रूलर्स हैं? जो यूरोपियन पावर्स अभी सेटअप हुई हैं, जो कंजर्वेटिज्म आ गया था यहाँ पे, एक तरीके से लोग रूलर्स कैसे हैं? ऑटोक्रेटिक. ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है, लिमिटेड से लोग जो डिसाइड किए गए हैं वही सारे डिसीजंस लेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे,
कोई बेटरमेंट के लिए कोई दूसरा अगर उसके सजेशंस दे रहा है तो वो नहीं माने जाएंगे। इट मीन्स ऑटोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म को ये टॉलरेट करना नहीं चाहते थे, और इसीलिए इन लोगों ने ये प्लान किया कि उन सब एक्टिविटीज को टाइमली कंट्रोल कर लिया जाए। कर्ब मीन्स कंट्रोल, उन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए जो किसी भी वे में ऑटोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट मीन्स जहां उन्हें ये लग रहा है कि ये सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वो क्वेश्चनिंग राइज कर रहे हैं, या फिर उनके अकॉर्डिंग इस सिस्टम में जो रूल्स या रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो उन केसेस में उन सभी एक्टिविटीज को रोकने की प्लानिंग्स की गई ताकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी ना जाए। ये हम कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? जो कंजर्वेटिव से बनी हुई थी, यूरोपियन पावर्स ने जो सिस्टम सेटअप किया था, हम उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर लिया गया था। तो आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कंजर्वेटिज्म में क्या चीज थी, किस तरीके से कंजर्वेटिव्स ने न्यू पावर्स में भी अपनी ट्रेडिशनल चीजों को एंटर करवाया और ऑटोक्रेटिक सिस्टम्स को सेटअप कर लिया और पॉजिटिव वे में अपने अकॉर्डिंग रन करने की कोशिश की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद द रेवोल्यूशनरीज। इट मींस रेवोल्यूशंस कैसे कैसे सेटअप हुए और कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर नेम्स हैं जिन्होंने मेन रोल प्ले किया रेवोल्यूशंस को करने में। Now the next topic is the revolutionaries. Now the first point of this is that during the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists under the pressure, or we can say that they were underground. It means 1815 में जो systems setup हुए, conservatism का जो system आया, उसमें जो fear था लोगों में, जो बनाया गया कि autocratic system को oppose नहीं करना है और अगर ऐसा होगा तो उसके against कुछ serious आपको situations में आना पड़ेगा और उसके punishments आपको दिए जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई। 1815 में एक fear लोगों के माइंड में डाल दिया गया और इसी रीजन से बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उन सभी रेवोल्यूशनरीज ने अंडरग्राउंड होने का प्लान किया कि अगर कुछ भी ऐसा सिस्टम सेटअप हुआ है और उसका इम्पैक्ट हम पे आए, उससे पहले हम अंडरग्राउंड हो जाएं ताकि एटलीस्ट हम वर्क कर सकें, ये सिचुएशन ना हो कि हम लोग उस चीजों को कंटिन्यू ना कर पाए। तो रेवोल्यूशनरीज ने प्लान किया दैट दे ड्रॉप अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अब इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस अकॉर्डिंग टू रेवोल्यूशनरीज वो क्या चाहते, क्या थे रेवोल्यूशनरीज का मेन मोटो क्या था? रेवोल्यूशनरीज इस टाइम पीरियड में मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज कर रहे थे, मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज कर रहे थे। अब अभी हमने पढ़ा कि कंजर्वेटिज्म जो था वो चेंजेस चाहता ही नहीं था, तो इट मीन्स उनके अकॉर्डिंग तो ये सिस्टम बेस्ट है, बट रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे हैं? इसको अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं बिकॉज दे वांट लिबर्टी एंड फ्रीडम। इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ये चाहते हैं कि कंट्रोल इस तरह का हो कि सभी को फ्रीडम मिले और लिबरल हो जाए सभी। बट ऑटोमेटिकली कंजर्वेटिज्म में जब चेंजेस की ऑप्शन थी नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग इसे अपोज करना, मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज करना एक तरीके से पनिशेबल क्राइम था। यही रीजन था कि बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज को अंडरग्राउंड होके वर्क करना पड़ा, जिसमें से एक रेवोल्यूशनरी उस टाइम पे थे गिसिपी मजीनी। गिसिपी मजीनी, he was born in जिनोवा in 1807। ये जिनोवा में हुए थे और इसके बाद वो एक मेंबर बने सीक्रेट सोसाइटी का। अब सीक्रेट सोसाइटी क्यों सेटअप हुई? बिकॉज यूरोपियन पावर्स, ये कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे कि कोई भी फ्रीडम के लिए फाइट करे, और यही रीजन था कि जो फाइटर्स थे वो चाहते थे उनका रेवोल्यूशन कंटिन्यू हो। इसी रीजन से सीक्रेट सोसाइटी को सेटअप करना रिक्वायर्ड था। तो कार्बोनरी में ये बनी थी।
वैसे तो उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में सेटअप हो चुकी थी। जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे वो जब अंडरग्राउंड हुए, तो अंडरग्राउंड होने का मीनिंग ये नहीं था कि उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया या रिवोल्यूशन का पार्ट वो लोग नहीं रहे। इसका मीनिंग सिर्फ इतना था कि अब उन लोगों ने डिफरेंट वे या डिफरेंट स्ट्रेटजी प्लान की अपने रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करने की। और वो डिफरेंट स्ट्रेटजी क्या थी कि सीक्रेटली वर्क किया जाएगा, टीम को प्रिपेयर किया जाएगा और जहां रिक्वायरमेंट होगी उसका सपोर्ट मिलेगा। तो कार्बोनरी में एक सीक्रेट सोसाइटी बनी और गिसिपी मजीनी जो कि रेवोल्यूशनरी थे उस टाइम पे, उन्होंने उसका वो पार्ट बने, एक मेंबर बन गए। आफ्टर दैट लिगेरिया में सबसे पहला अटेम्प्ट गिसी मजीनी और उनकी जो आर्मी मेंबर जो थे, उनकी जो टीम थी, उन्होंने सबसे पहला जो अटैक था वो किया लिगेरिया को फ्री करवाने के लिए। और इसी टाइम पीरियड में जो 1831 में ये अटैक हुआ, एट द सेम टाइम उन्हें एग्जाइल कर दिया गया। इट मीन्स उन्हें कंट्री से बाहर भेज दिया गया कि वो वहां पे एंटर नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाइल होने के बाद he was sent into exile in 1831. Then after that Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. उनका मानना क्या था कि जितने भी नेशंस हैं वो नेशंस किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है, नेचुरल यूनिट्स हैं। नेचुरल यूनिट्स हैं जिनको सिटीजन्स के लिए सेटअप किया गया था। किसने सेटअप किया? इनको गॉड ने सेटअप किया। और ये ऐसी यूनिट्स हैं जो मैनकाइंड से बनी हुई हैं, तो इन पे कंट्रोल करने का राइट किसी भी पर्सन को या गवर्नमेंट को नहीं है। मींस यहाँ पे फ्रीडम होना चाहिए। इसीलिए इसके साथ साथ जो सीक्रेट सोसाइटीज थी वो कंटिन्यूअसली, हमने एक यहाँ पे पढ़ी अभी कार्बोनरी में जो बनी थी, तो इन्हीं फीलिंग्स के साथ बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे या जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज को सेटअप किया जिनका नंबर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता चला गया। इसमें जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, ये बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिनमें इस तरह की सोसाइटीज सेटअप हुई। सभी का मोटिव एक ही था कि रेवोल्यूशनरीज अपने रेवोल्यूशन को कंटिन्यू कर सकें और फ्रीडम दिला सकें सभी लोगों को इस सिस्टम से जो उस टाइम पे कंटिन्यू हो गया था। अब इसी टाइम पीरियड में मेटरनिच, जब ये सीक्रेट सोसाइटीज का सिस्टम जब कंटिन्यू होने लगा, तो यहाँ पे मेटरनिच जो उस टाइम पे एक सप्रेस्ड नेशनलिस्टिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम जिन्होंने सप्रेस किया था, वो एक लीडर थे ऐसे मेटरनिच। इन्होंने डिस्क्राइब किया खुद को कि अगर ऐसा होता है, जो सोशल ऑर्डर चल रहा है उसको अगर डिसकंटिन्यू किया जाएगा या उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया दैट आई एम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, कि मैं अपनी ही सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा या डेंजरस एनिमी हूँ। क्लियर? तो एक दो नेम्स हैं यहाँ पे जो आए वो आपको लर्न करने, गिसिपी मजीनी एंड देन मेटरनिच। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848। द एज ऑफ रेवोल्यूशन, इट मीन्स इतने ईयर्स में जो भी रेवोल्यूशंस के पार्ट थे उन सभी को इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो 1830 से लेकर और 1848 तक कंटिन्यू हुई। As conservative regimes tried to consolidate their power, it means जब उन्होंने ये कोशिश की कि वो अपनी पावर्स को इंक्रीज करें, तो जितना ज्यादा कंजर्वेटिज्म इंक्रीज हुआ उतना ही ज्यादा लिबरलिज्म और नेशनलिज्म भी इंक्रीज होता गया। इट मींस जितने ज्यादा कंजर्वेटिव्स ने सिस्टम्स स्ट्रिक्ट किए उतना ही ज्यादा इसके साथ साथ क्या चीज इंक्रीज होती चली गई, लिबरलिज्म। लोगों ने और ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट किया कि हमें लिबर्टी की रिक्वायरमेंट है,
और जो नेशनलिस्ट सिस्टम थे, जो एक्टिविटीज वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे, वो सब चीजें भी इंक्रीज होती चली गई। इट मीन्स जितना कंजर्वेटिज्म फैला उतना ही ज्यादा रेवोल्यूशंस भी स्प्रेड हो गए, और मेनली ये यूरोप के मैक्सिमम रीजन्स में स्प्रेड हो चुके थे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ गया जैसे जो हमारा इटालियन रीजन था, जर्मन स्टेट्स थे, इन सभी एरियाज में रेवोल्यूशंस जो थे वो स्प्रेड होते चले गए कॉन्टिन्यूसली। अब इसके बाद आयरलैंड, पोलैंड, ये बहुत सारे एरियाज थे, प्रोविंसेस थे जहां पे ये सिस्टम सेटअप हुआ। अब मेटरनिच ने इसी चीज पे एक फिर से स्टेटमेंट दिया दैट व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इट मीन्स उन्होंने ये बनाया कि फ्रांस सबसे पावरफुल नेशन है या एरिया है यूरोप का, जहां पे अगर कुछ भी होगा तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द यूरोप उसी टाइम पे आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर दैट एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड द नेशनलिस्ट फीलिंग्स, अ मूवमेंट, एक मूवमेंट इस टाइम पे हुआ यहाँ पे जिन्होंने, जिस मूवमेंट ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बहुत ज्यादा मोबिलाइज किया, मींस लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया, जिसमें जितने भी एजुकेटेड एलाइट्स थे उन लोगों ने इस मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एजुकेटेड एलाइट्स मींस जो सोसाइटी से किसी भी वे में डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एजुकेटेड है इसलिए बाकी सोसाइटी से डिफरेंट है। तो इस वे में जितने भी एजुकेटेड एलाइट्स थे इन सभी ने इस इवेंट का सपोर्ट किया, और ये इवेंट था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बेटा 1 मार्क्स में आ सकता है आपके क्वेश्चन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसने नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स थी लोगों की उनको मोबिलाइज किया। फॉर एग्जाम्पल चाहते तो सभी हैं कि नेशनलिज्म हो, कंट्री में फ्रीडम हो, सभी के पास लिबरली सब रह सकें, बट उस फीलिंग को आगे लाने के लिए या उसको प्रॉपरली ह्यूमन माइंड्स में प्रॉपर सेटअप करने के लिए किसी ना किसी चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा इंडिया में भी हुआ था नेशनलिज्म इन इंडिया, हम जब हमने डिस्कस किया तो महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिन्होंने उन फीलिंग्स को बढ़ाया लोगों में, सेम ऐसे ही यहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बहुत हेल्पफुल रहा नेशनलिस्ट फीलिंग्स को मोबिलाइज करने के लिए। आफ्टर दिस ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। जब ये ग्रीक वॉर हुआ इंडिपेंडेंस का, इसके बाद जो ऑटोमन एम्पायर था 15th सेंचुरी तक ग्रीस का पार्ट रहा। नाउ ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्टर्न यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब किन किन लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया? उन सभी ने तो सपोर्ट किया ही, जितना भी लोगों को जो ग्रीक्स ही थे बट उन्हें एग्जाइल कर दिया गया था किसी भी रीजन से, उन्होंने सपोर्ट किया। इसके साथ साथ उन लोगों ने भी सपोर्ट किया इस मूवमेंट को जिनको सिंपैथी थी कि हमारा जो कल्चर था ग्रीक कल्चर वो फिर से सेटअप होना चाहिए। तो जितने भी लोगों को एंशिएंट ग्रीक कल्चर से सिंपैथी थी उन सभी ने भी इसको फिर से रीजॉइन कर लिया, और यही रीजन था कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक सक्सेसफुल उस टाइम का एक मूवमेंट था। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, इट मीन्स किस तरीके से नेशनल फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए रोमांटिसिज्म का यूज किया गया था। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल feelings. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansions. Means सिर्फ wars से या territories को expand करने से जो nationalism था वो spread नहीं हुआ था, culture ने भी यहाँ पे बहुत ही important role play किया था।
जब किसी का कल्चर कॉमन होता है तो बहुत जल्दी उन लोगों में कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरीके से कल्चर जो था उस टाइम पे, उसने जो आइडिया था नेशन का उसको क्रिएट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इसका, तो आर्ट हो गया, पोएट्री हो गई, जिसके थ्रू आप अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचा सकते हो, उनको स्प्रेड कर सकते हो। पोएट्री, स्टोरीज एटसेट्रा, प्लेज वगैरह करना, तो ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है। तो इन सब चीज़ों ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को हेल्प किया, एक शेप दी कि जो चीज़ें लोग चाहते तो हैं पर वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को शेप देने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प थी वो हमारे कल्चर ने एक मेन रोल उसको करने में प्ले किया। नाउ लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मीनिंग क्या था? रोमांटिसिज्म का यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है जो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि रोमांटिसिज्म ये चीज होती है। रोमांटिसिज्म का यहाँ पे एक सिंपल सा मीनिंग है दैट अ कल्चर मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiments। एक ऐसी कल्चरल फॉर्म जो लोगों के माइंड में नेशनलिज्म को लाने के लिए, उन फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को लाने के लिए यूज की गई थी, उसी को यहाँ पे रोमांटिसिज्म बोला गया था। यहाँ पे आपको किससे लगाव है, किससे आप जुड़े हुए हैं, किससे कनेक्टेड है? अपने कंट्री से, तो हम इसको उससे रिलेट करके डिस्कस कर रहे हैं। Now, romantic artist and poet generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, institutions and mystical feelings। It means जो romantic artist थे उनको ऐसा लगता था कि हमेशा चीज़ों को क्रिटिसाइज करके शो करना या बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करना, किसी भी चीज़ पे फोकस हो जाना, उससे बेटर है इमोशंस पे फोकस्ड रहा जाए, फीलिंग्स पे फोकस्ड रहा जाए, तो ऑटोमेटिकली लोग जल्दी कनेक्ट होंगे नेशनलिज्म के लिए और वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएंगे, खुद की फीलिंग्स को कनेक्ट कर पाएंगे। So the other romantics were through folk songs। अब इसके अलावा क्या क्या चीजें यूज की गई थी इसमें? फोक सॉन्ग्स का यूज किया गया, इसके अलावा बहुत सारी फोक पोएट्रीज का यूज किया गया, जो पुराने टाइम की जो स्टोरीज थी, जो पोएट्रीज थी, सॉन्ग्स थे, जो कहानियां थी, उनको सॉन्ग्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसके अलावा जो हमारे फोक डांसेस हैं, जो आपको अपने कल्चर से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजों को यूज किया गया नेशन की ट्रू स्पिरिट को इससे कनेक्ट करने के लिए या लोगों में उन फीलिंग्स को लाने के लिए। सो इट मीन्स जो रोमांटिसिज्म है यहाँ पे, जो कल्चर है, उसने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और अगर ये नहीं होता तो सिर्फ वॉर्स के हेल्प से पॉसिबल नहीं था कि हम रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर पाते या वो पॉजिटिवली रिजल्ट गिविंग होता। तो इसीलिए इसने भी एक बहुत ही मेन रोल यहाँ पे प्ले किया था। नाउ आफ्टर दिस a name is given here, Karol Karpinski। करोल करपिंस्की, जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल्स को सेलिब्रेट किया कि जो भी हो रहा है, जितने डिफरेंट एरियाज में नेशनलिज्म आ रहा है या नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स कर रहे हैं, उन्होंने उसको म्यूजिक की हेल्प से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया ताकि वही फीलिंग वो बहुत सारे लोगों में स्प्रेड कर सकें। जैसे ओपेरास, आप लोगों ने देखा होगा ओपेरा कभी टीवी पे, तो ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, फोक फॉर्म है म्यूजिक की। तो उन्होंने ओपेरास का म्यूजिक का यूज किया, इसके बाद फोक डांसेस का यूज किया। अब इन डांसेस में, इन सभी चीजों में क्या चीजें शो की गई, उन स्ट्रगल्स को बताया गया ताकि जो नेशनलिस्ट सिंबल्स जो हैं उनको शो किया जा सके, लोगों को उनसे कनेक्ट किया जा सके, तो उसके लिए इनको यूज किया गया। नाउ आफ्टर दैट लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सिंबल्स। लैंग्वेज ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया बिकॉज उस टाइम पे रशियन लैंग्वेज जो थी वो इम्पोज कर दी गई थी कि हर जगह यही यूज होगी, कोई दूसरी लैंग्वेज आप नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत से ऐसे मेंबर्स भी थे जो उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उन लैंग्वेजेस को वो नहीं जानते हैं। बट उस टाइम पीरियड में
जो रशियन लैंग्वेज थी उसको इम्पोज कर दिया गया था, प्रेशराइज करके लोगों को वही लैंग्वेज वहां पे ज्यादा यूज की जा रही थी। अब जब आप किसी लैंग्वेज को जानते नहीं हो तो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। सो इसमें बेसिकली जो बहुत सारे मेंबर्स थे क्लर्गी के, जो पोलैंड से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट किया एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, कि हम क्यों किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखें जबकि हम अपनी लैंग्वेज को भी बोल सकते हैं और हम उसके थ्रू भी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ऑपोजिशन जिसकी स्टार्टिंग हुई वो थे क्लर्गी, जो पोलैंड से बिलोंग करते थे, जिनको प्रेशराइज किया गया कि उनको रशियन लैंग्वेज ही बोलनी है। तो उन्होंने इसको एज अ वेपन यूज किया नेशनल रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। नाउ फाइनली एज अ रिजल्ट, to this, a large number of priests were put in jail। अब ऑटोमेटिकली जब भी कोई अपोज करेगा तो क्या किया जाएगा, उनको सप्रेस किया जाएगा। सो दे वर पुट इन जेल। जितने भी प्रीस्ट ऐसा कर रहे थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया और सेंट टू साइबेरिया, और उन्हें या तो साइबेरिया सेंड कर दिया गया या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया बाय द रशियन अथॉरिटीज। क्या अपोज कर रहे हैं वो, रशियन लैंग्वेज। सो दे वर सेंट बाय रशियन अथॉरिटीज। एज पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियंस। अब उन्हें क्यों ऐसा किया गया उनके साथ, क्योंकि वो रिफ्यूज कर रहे थे कि वो उस लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, उसमें अपनी प्रेयर्स को नहीं करेंगे, इसीलिए उनको तो साइबेरिया भेज दिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया। सो ये कुछ स्ट्रगल्स हैं हमारी, जिसमें कंजर्वेटिज्म सिस्टम को पढ़ा हमने आफ्टर नेपोलियन बोनापार्ट, देन रेवोल्यूशनरीज किस किस तरीके से सामने आए, सीक्रेट सोसाइटीज का क्या रोल था, क्यों सेटअप किया गया और कहाँ सेटअप किया गया। उसके बाद एज ऑफ रेवोल्यूशन, किस तरीके से 1830 से 1848 तक कॉन्टिन्यूसली रेवोल्यूशंस कंटिन्यू रहे, और रोमांटिसिज्म को इमेजिन करके नेशनल फीलिंग्स को किस तरीके से स्प्रेड किया गया, कैसे लोगों के बीच में कनेक्टिविटी को क्रिएट किया गया।